नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में खास करके हम लोग स्पेशल जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग घटना चक्र पे बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कौन से प्रश्न आ सकते हैं, संभावनाएं क्या है। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है अनुच्छेद 52 के अनुसार। आपको पता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। इस शक्ति का प्रयोग जो है वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 54 जो है आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, खास करके राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं। उसके साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं आर्टिकल 54 के अनुसार। ठीक है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शामिल किया जाता है। और आप जानेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये है। और इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। खास करके विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है वह क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच जो होगा उसका फैसला उच्चतम न्यायालय में ही होता है। ठीक है, जो कि पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। और कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि उसका जो निर्वाचक मंडल है वह अपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि निर्वाचित जो चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभाओं के सदस्य हो, निर्वाचित समूह के द्वारा ही इनका चुनाव होता है। तो कभी भी अपूर्ण यानी जो निर्वाचक मंडल है वो यदि अपूर्ण है तो उस स्थिति में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये रहा राष्ट्रपति के बारे में विशेष बात है। अब थोड़ा सा प्रश्न कैसे आते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात यह है, कुछ फैक्चुअल डेटा की बात की जाए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, जिनका जो कार्यकाल रहा है वो आप देखेंगे 26 जनवरी से 1950 से लेकर के 1962 तक रहा है। फिर दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, ये भी फैक्चुअल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तीसरे जो भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भारत के ये जो राष्ट्रपति का क्रम है, कम से कम 4 से 5 राष्ट्रपति का क्रम जरूर याद रखें कि जो कि आरओ में या यूपीपीसीएस में फैक्चुअल पूछा जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उसके बाद कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये शुरुआत के 3 याद रखें, ठीक है। और वर्तमान में आपको पता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है, वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, इससे पहले जो है रामनाथ कोविंद थे, इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, इससे पहले जो है प्रणब मुखर्जी थे। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से पहले रामनाथ कोविंद से, रामनाथ कोविंद से पहले जो है प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवं अन्य जो बातें हैं राष्ट्रपति से संबंधित वो भी जान लीजिए। भारत में देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए अनुच्छेद 58, जो संविधान का अनुच्छेद 58 है, वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं बताता है कि क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हों एवं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा के मेंबर हों, लेकिन लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए, ठीक है। एवं उसके साथ साथ राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। यह भी कंपलसरी है। यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव में नामांकन कर रहे हैं तो उस उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना जरूरी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के लिए जब वो नामांकन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको कम से कम जो है जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति को जमानत राशि के रूप में कम से कम 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का, जो चुनाव हो रहा है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, कुल डाले गए मतों का 1/6 यानी 1/6 भाग भी मत प्राप्त नहीं करता है तो यह जो जमानत राशि है उसे जब्त कर ली जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो संविधान का अनुच्छेद 56 है वह यह बताता है कि राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रपति का एक पदावधि है वह क्या है कि उसका पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको भी पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 के ही भाग 1 में, भाग 1 के क खंड क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, ठीक है। ये भी व्यवस्था किया गया है, ठीक है। ये रहा। अच्छा, एक बात और जो इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 बताता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः नियुक्ति यानी पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है कि यदि एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया है फिर पुनः जो है अनुच्छेद 57 के अनुसार पुनः वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये रहा राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष बातें। थोड़ा सा हम लोग प्रश्न पे आते हैं कि जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन देखिए, आरओ में पूछा गया प्रश्न है, यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया है, कह रहा है कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। चूंकि ऐसा क्यों, क्योंकि भारत एक गणराज्य है और गणराज्य, देखिए हमारी जो शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, वो एक राजतंत्र है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां का जो राष्ट्र का प्रमुख है उसका निर्वाचन नहीं होता है, वह वंशानुगत है। लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है और निर्वाचित व्यक्ति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है, ठीक है। तो भारत गणराज्य है तो गणतंत्र का प्रमुख कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। ये हो गया।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसा कि जो हमने बताया कॉन्सेप्ट उसी पर आधारित है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो ये बात आप सही कह सकते हैं कि मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं बात कहूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आप देखेंगे कि ये बात तो सही है कि भारत का राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन के राजा हैं उनसे तो भिन्न है, ये बात सत्य है। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का राष्ट्रपति में बहुत अंतर है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, विधायिका का प्रमुख होता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसमें जो कथन है ए सही है, परंतु आर गलत है, जो आर है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दिए हुए वक्तव्य दिए गए हैं, उस पर चर्चा करिए। कह रहा संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बात गलत लग रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति की शक्तियां उसकी सीमा बताई गई है। अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः कथन ये सही है कि संघ कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन अनुच्छेद 74 के अनुसार, जो आर्टिकल 74 है, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अपने कृत्यों का जो प्रयोग करता है वह मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। इसलिए ये जो कथन है, आप ये जो देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों, ये जो आर कथन है, इसको थोड़ा, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, ये बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत में आर्टिकल 74 के अनुसार यह बाध्य है कि उन्हें मंत्री परिषद के सलाह पर ही कार्य करना है, ठीक है। नहीं तो आर्टिकल 61 आप जानते हैं महाभियोग जैसी व्यवस्थाएं हैं, तो इस वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता। आर जो है गलत है, लेकिन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सीधे प्रयोग करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरओ में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा रक्षा बलों का, जो रक्षा बल है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, गलत है। यह है कि रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं वो, ठीक है, लेकिन आर जो है ये गलत है। तो आपका ये हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। संघ की जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, ठीक है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो विकल्प बनने की कोशिश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 कहां गया, कि संघ की कार्यपालिका, ये तो सही बात है, नीत है, लेकिन ये जो है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो देखिए, कुछ ये तो सही है कि कार्यपालिकी शक्ति के से सरकार जो अपना कार्य करता है, ठीक है, उसे राष्ट्रपति के सहायता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है सारे कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है, उस कार्यों को राष्ट्रपति करता भी है। लेकिन ये है कि ये दोनों कथन व्याख्या नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों जो है
व्याख्या नहीं करते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, व्याख्या नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ए और ओ सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ठीक है, और एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है। ठीक है, व्यवस्था है, और जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो ये बात बहुत ही बेहतर है कि दोनों बात सत्य है, और जहां तक है कि सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो सी सही है, दोनों सही भी है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो आपको पता है पार्लियामेंट के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते ही हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि राज्य विधान मंडलों के दोनों ये नहीं होता है, तो दो जहां पे है इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें जो है 1, 3 और 4 सही होगा और बाकी गलत होगा। 1, 3 और 4 सही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 कर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन से सम्मिलित होते हैं? तो आपको पता है ये बात, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, ये बात आप जान रहे हैं। ठीक है, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो आप जानते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य परिषद के नहीं हैं, तो 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेशन मेथड भी आप लगाते रहिए, क्योंकि आर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल पहले यूपीपीसीएस का एग्जाम है। एक जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करा कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। जैसे कह रहा है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ठीक है, सही नहीं है, ये बात तो सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की स्थिति पर भी, निर्वाचक मंडल का अपूर्ण होने की स्थिति पर भी आप क्या कर सकते हैं? चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है सर, हाँ चल रहा है काम जी। तो ये जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो प्रेसिडेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, वो क्या है, इसको देख लिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, तो दो विकल्प है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 में दो विकल्प है क्या? ठीक है, तो कह रहा कौन सा सही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है, ये बात बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। यह बात आपको बताया गया है। ठीक है, तो राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या होता है? तो इसके लिए राज्य की जनसंख्या अपन विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए का जो मत होता है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जैसे जनसंख्या भिन्न है अलग अलग राज्य में, जो एमएलए का वोट है वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ जो संसद है, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं संसद के सदस्य के लिए। तो इसमें क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मूल्य होता है समान होता है। इस फार्मूले के माध्यम से यह निकल कर आता है कि जो लोकसभा के सदस्य का मत होता है और जो राज्यसभा के सदस्यों का जो मत का मूल्य होता है वो समान होता है, लेकिन जो एमएलए के वोट का मत का मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर ये जो प्रश्न था तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, तो ये प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, सही है। लेकिन लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, नहीं, बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ, क्वेश्चन का जैसा कि आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, ऐसा तब कर सकते हैं ये लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। चूंकि आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के अधीन है, अर्थात ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचार पे ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो पता है आपको, ये जो प्राधिकार है वास्तविक तो है नहीं, नाम मात्र का है, तो औपचारिक है। सबसे पहली बात, औपचारिक है और विधिक है, कानूनी है लेकिन औपचारिक है। ठीक है, और ये भी नहीं है राजनीतिक तो है नहीं, संवैधानिक है और नाम मात्र का है। जो राष्ट्रपति की शक्ति है वह औपचारिक है, औपचारिक के साथ साथ आपका विधिक है, लेकिन संवैधानिक है लेकिन नाम मात्र का है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है
कि वह संसद के पटल पर कुछ सिफारिशें रखवाने की विचार रखते हैं, कुछ सिफारिशें वो रखवा सकते हैं। वो क्या है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसे जानने की जरूरत है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास वो कौन कौन सी सिफारिशें हैं। तो देखिए, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति रखवा सकते हैं संसद के समक्ष। ठीक है, इसके बाद नियंत्रक महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन को भी रखवा सकते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखवाते हैं ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, जो भी संवैधानिक आयोग हैं, क्योंकि संवैधानिक आयोग जो है अपने कार्यों के प्रति राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी हैं। जो भी संवैधानिक आयोग है अपने कार्यों के प्रति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार वह राष्ट्रपति के समक्ष जो है रखवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति के पास अन्य भी शक्तियां, जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है। तो ये बात आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये रहा राष्ट्रपति के बारे में जो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये भी क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जय हिंद।